First of all, good morning all of you. 11th Physics, Unit 1st, Chapter 2nd, Physical Word and Measurement. टॉपिक है आज का टू ड्राइव न्यू फॉर्मूला बाय यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए नया फॉर्मूला किस टाइप से ड्राइव करेंगे, ये वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो देखिए किस टाइप से होगा। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, डायमेंशन फार्मूले बता दिए थे। डायमेंशन फार्मूले को तीन टाइप से यूज किया जा सकता है। पहला, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। दूसरा, फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करना। तीसरा, नया फार्मूला ड्राइव करना। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्वेश्चन कराए थे आपको, कौन कौन से। 1 जूल एनर्जी को आर्ग में कन्वर्ट करना या 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना, ये सारा हमने करवा दिया था। करेक्टनेस चेक करने के अभी आपको 6-7 क्वेश्चन करवा दिए थे। इसके बाद आता है नया फार्मूला ड्राइव करना। तो नया फार्मूला किस टाइप से ड्राइव करेंगे, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद आपको करके दिखाने होंगे। तो देखो अब क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है इफ सेंटीपिटल फोर्स, बेटा ये माइक्रोफोन ऑन है किसी का, एक बार ऑफ रखो उसे। इफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको लिखना है सभी को, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन, एक मिनट रुक गया। हेलो हेलो, हाँ भैया अभी मैं क्लास में हूं, 1 घंटे बाद फोन करता हूं मैं आपके पास, ठीक है। बेटा आवाज आ रही है, चेक करो एक बार, ठीक है। इफ सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके अलावा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड velocity of the object, then by use of dimensional analysis find out formula of centripetal force, then find out formula of centripetal force। तो इस वाले क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे। पहली बात तो ये आती है सेंटीपिटल फोर्स होता है क्या है। तो आप ये देख लो, 9th क्लास में पढ़ाया गया था सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर किसी पत्थर को धागे में बांध के इस टाइप से रोटेट किया जाएगा तो उस केस में अगर धागा ब्रेक होता है तो वो पत्थर बाहर की तरफ जाता है, अगर धागा ब्रेक नहीं होता तो वो एक कांस्टेंट रेडियस के अंदर घूमता रहेगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो सेंटीपिटल फोर्स कहलाता है, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर डायरेक्टेड होता है। ये 9th क्लास में पढ़ा दिया था। यहां पर हमें नया फॉर्मूला टाइप करना है। तो सबसे पहले फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास पे डिपेंड करता है। अब हमें ये नहीं पता कि मास की पावर A है, B है, क्या है, तो हमने मतलब 1 2 3 क्या है ये नहीं पता है, तो हमने इसे जनरल टर्म में A लिख दिया और A की वैल्यू हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है फोर्स, और फोर्स डिपेंड करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो R लिख के इसकी पावर B लिख दिया, क्योंकि पावर तो हमें किसी का अभी पता ही नहीं है, आधा आएगा, पौना आएगा, 1.5 आएगा, क्या आएगा, 1 2 3 कुछ भी नहीं पता। और किस पे डिपेंड करता है फोर्स, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हमने लिख दिया फोर्स वेलोसिटी की पावर C। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करो, इन तीनों को कंबाइन करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को कंबाइन करेंगे तो F हो गया डायरेक्टली m की पावर A, R की पावर B, V की पावर C। ये हो गया इक्वेशन नंबर, अभी मत डालो इसे। अच्छा ये बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसे हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा दिया K।
अगला स्टेप इसका f इक्वल टू के m की पावर a r की पावर b v की पावर c, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। इसके बाद इसमें क्या करना है हमें, अब यूज करो करेक्टनेस वाली कंडीशन। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो जो राइट हैंड का डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब के क्या है यहाँ पर, के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट। अगर जो कांस्टेंट होता है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो कांस्टेंट होता है उसे तो हम छोड़ देते हैं, पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो यहां पर देखो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या पढ़ाया गया था, बताना एक बार, m1 l1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला था। के को हमने छोड़ दिया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन फार्मूला नहीं लिखते। मास का क्या हो गया, मास का हो गया m1, इसकी पावर कितनी है a। r का क्या है, r रेडियस है, रेडियस का होता है l1, इसकी पावर क्या है b। v वेलोसिटी क्या होता है l1 t-1, इसकी वैल्यू इसकी पावर क्या होगी, c होगी। अच्छा एक बात बताओ, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ठीक है, इसे ऐसे लिखा, ब्रैकेट लगा दो एक बड़ा सा। m की पावर 1 की पावर a, तो एक तरह से पावर में मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो ये m की पावर a हो गया। l की पावर 1 है, ये पावर b है, तो l की पावर b। यहां पर l की पावर 1 की पावर c, तो ये l c, और t कितना हो गया, t-c। इस वाले स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, बोलो जल्दी से। क्लास आवाज नहीं आ रही आपकी, सभी को समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखो m1 l1 t-2 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b प्लस c, और t की पावर -c। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई भी डायमेंशन फार्मूला इक्वल का निशान लग रहा है, मतलब बराबर कब होंगे, बराबर तभी तो होंगे अगर इसकी पावर m1 है यहां पर, तो यहां पे भी तो 1 होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं। अरे सेम होने का मतलब क्या है, सेम होने का मतलब है जितना यहां पे वैल्यू है उतना यहां पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग, EQUATING, इक्वेटिंग पावर ऑफ m l t बोथ साइड, हमें दोनों तरफ से MLT की पावर को इक्वेट करना है। तो इक्वेशन देखना, यहां पे m की पावर a है, ये a बराबर होना चाहिए यहां पे जो m की पावर है उसके बराबर, तो यहां पे m की पावर 1 है तो 1 के बराबर होना चाहिए। इसके बाद यहां पे l की पावर है b प्लस c, और उस यहां पर l की पावर है 1, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। इसके बाद यहां पे t की पावर है -c, और यहां पे t की पावर है -2, तो ये बराबर होना चाहिए। तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर मैं c की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं b प्लस 2 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -1। तो हमने abc की वैल्यू निकाल ली, बोलो, अरे बताओ। इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ abc, पुट द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये वैल्यू पुट करो, ये वाला है जो, तो f कितना आ जाएगा, f इक्वल टू के m की पावर a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, 1, r की पावर b की वैल्यू कितनी है, -1, v की पावर c की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं f इक्वल टू के mv² अपॉन r। बोलो, r को नीचे ले गए तो पॉजिटिव हो गया, इस टाइप से लिखा जा सकता है, बोलो। अच्छा अब एक छोटा सा पॉइंट और, ये बताओ k क्या है, k न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एक स्टेप लिखना होता है यहाँ पे, अगर तुम्हें देखो k की वैल्यू अगर नहीं पता, ये फॉर्मूला तो मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन कई फॉर्मूले ऐसे होंगे जिनमें आपको नहीं पता चल पाएगा k की वैल्यू क्या है, तो आप इस वाले स्टेप पे छोड़ सकते हो। फिलहाल यहां पे देखो, एक्सपेरिमेंटली
फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के इज के की वैल्यू है 1, तो वो फार्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स हो जाएगा mv²/r। 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा होगा, ये फार्मूला पढ़ा है तो हमें के की वैल्यू का अंदाजा अपने आप हो जाएगा कि के की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, इसी टाइप से हम जो भी फार्मूले ड्राइव करेंगे उनमें अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो इस वाले स्टेप पे छोड़ देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताओ इतना समझ में आया या नहीं क्लास, इतना समझ में आ गया सभी को? इस वाले स्टेप में मतलब इस वाले टॉपिक में कुछ पूछना है तो मुझे बता दो, अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा। फिर तुम्हें जल्दी से बोलो, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसे देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। उम्मीद है तुमने थोड़ा बहुत लिख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं मिटा देता हूं इसे। बोलो जल्दी से, कुछ पूछना है तो। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिए। बोलो बेटा। आ गया? चलो तो फिर आगे देखो। अगला क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है, तो देखो आप ध्यान से। मिटा रहा हूं मैं इसे। चलिए भाई लिखिए क्वेश्चन। इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on length of the pendulum and acceleration due to gravity, then by use of dimensional analysis, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस, फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, पेंडुलम का तुम्हें पता ही है, ये बॉब होता है, इसका मास m है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ है l, g का मतलब तुम्हें पता ही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका नया फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाइए। चलिए करिए। यहां पे दो ही टर्म लिए गए हैं, एक बार लिख देता हूं मैं। टाइम पीरियड एक तो डिपेंड करता है लेंथ पर, तो l की पावर a, ये पहला इक्वेशन। टाइम पीरियड और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की पावर b, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, मतलब इसे करके दिखाओ, जैसे मैंने पहले वाला आर्टिकल किया था उसी टाइप से इसे ड्राइव करके दिखाइए। आपके पास है 2 मिनट, करके दिखाओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। अगर किसी का नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करवा दूंगा। सिर्फ 2 मिनट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। 11th क्लास कर रहे हो या नहीं बताओ, करके दिखाओ तो जल्दी से। अगर नहीं आता है किसी को तो बता दो मुझे, अभी मैं करवा देता हूं। एक बार कोशिश करके देखो, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। चलो देखो एक बार।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से इसे कंबाइन कर दो तो ये हो गया एल की पावर ए जी की पावर बी, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये बताओ अगला स्टेप क्या आता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाओ, तो उसे हटाने के लिए मैंने के लगा दिया, यहां पे के ही लगाओगे और कोई यूज नहीं करोगे। ये इक्वेशन हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ हमें क्या करना है। अब यहां पे डायमेंशन एनालिसिस यूज करो। अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को तो छोड़ देंगे, इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं। टाइम पीरियड का क्या होता है, m0 l0 t1, टाइम पीरियड का ये होता है। k का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे छोड़ा जाएगा। l का क्या हो गया, l का l1 हो गया, पावर है a। g का क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है l1 t-2, पावर कितनी है b। इसके बाद इसे लिखो तो ये कितना हो गया m0 l0 t1, ये कितना लिखा जाएगा m0 l की पावर कितना हो जाएगा 1 है, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई a, l की पावर 1 है, b से मल्टीप्लाई b, t की पावर -2 है, b से मल्टीप्लाई 2b। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो गया m0 l0 t1 इक्वल टू ये हो जाएगा m0 la प्लस b और t की वैल्यू -2b। अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके इसे इक्वेट करो। ठीक है, तो देखो यहां पे अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा इक्वेटिंग EQUATING, इक्वेटिंग पावर ऑफ MLT बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 0 है, यहाँ पे m की वैल्यू 0 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। l की वैल्यू है यहाँ पर a प्लस b, पावर जो है l की वैल्यू यहाँ पर पावर है 0। दूसरा इक्वेशन t की वैल्यू है यहाँ पर -2b, यहाँ पे t की वैल्यू है 1, तो b कितना आ गया, b आ गया -1/2। ये कितना हो गया, b की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो a -1/2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करो। तो यहां पर देखो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के अंदर हमें a और b की वैल्यू को पुट करना है। तो बताना कितना बन जाएगा, t इक्वल टू k l की पावर a मतलब 1/2, g की पावर -1/2। तो क्या लिखा जा सकता है इसे, t इक्वल टू k l अपॉन g, ये दोनों आ गए रूट के अंदर। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वही पूरी कहानी, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट k की जो वैल्यू होती है वो होती है t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर l अपॉन जी। आपको याद होगा कल एक फार्मूला दिया गया था आपको करेक्टनेस चेक करने के लिए, वो फार्मूला यही था। तो तुम्हें पता कैसे चला k की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि फार्मूला है वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जब पढ़ोगे आप तो पता चल जाएगा k की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें स्टेप क्या लिखना है आपको, वही स्टेप लिखना है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k इज 2 पाई। तो k की जगह पे मैंने 2 पाई लिख दिया। इस वाले स्टेप में ऐसे हो गया, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, बोलो आप। इजी है मेथड, अरे इजी है या नहीं है, इतना सिंपल सा मेथड है नया फार्मूला ड्राइव करने का। और ये 7th यूनिट पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे हमें, तो ये मेथड भूलना नहीं है, इसे एक बार देख लो और याद कर लो। इसमें किसी को कोई डाउट है, अभी भी पूछना चाहते हो तो बता दो मुझे, बोलो आप। हाँ, लास्ट में अगर आपको k की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे छोड़ दो, ये भी ठीक है। अगर k की वैल्यू पता है तो यहाँ पे डाल दो, ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलो आप।
करें अब अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखो पूरा। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल एनर्जी is depends on mass of the object, acceleration due to gravity and height of the object from surface of earth then by use of dimensional analysis find out formula of potential energy। ये फॉर्मूला है। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी को मैं ई से लिख रहा हूं, पी डॉट ई से लिखा जाता है लेकिन ई से रिप्रेजेंट करूं ताकि इजी रहे। पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड कर रही है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, m की पावर a लिख दिया। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मतलब है g की पावर b। और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट को ऐसे लिख दिया, ये हो गया 3। अब इसे सॉल्व करके दिखाओ। अब कर सकते हो? बताओ क्लास। अरे हाँ या ना तो बताओ, करके देखो तो एक बार करके दिखाओ इसे कैसे करोगे। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में कर दो बस, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सॉल्व करो। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, आंसर क्या आता है, लास्ट में पता चल जाएगा अगर नहीं पता है तो। चलो अच्छा बच्चों ध्यान देना, यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर के 4 वीडियो डाल दिए गए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे थे अभी तक तो वो देख लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यूनिट फर्स्ट में चैप्टर सेकंड के कुछ वीडियो आज अपलोड होंगे। तीसरा पॉइंट, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, नेचुरल साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, इन टेबल को कैसे यूज करना है उसका वीडियो कल हम अपलोड कर देंगे जहां तक है, ठीक है। तो ये सारे वीडियो एक बार देख लेना अगर आपने इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलो अब करो जल्दी से इसे, 1 मिनट और है, जल्दी से करो। किस का हो गया, नाम बताओ अपना अपना। प्रिया का हो गया, और साक्षी का हो गया, और बताओ। बस 2 ही बच्चों का हुआ है, देवांशी, ठीक है, इनका भी हो गया। और बताओ, बोलो। बस 3 बच्चे पूरी क्लास। हाँ नाम बोलो। ओके, आंचल, आंचल, ओके, काजल, ठीक है। और कोई? ये बॉयज कहां गए भाई सारे? उसे अटेंडेंस लगा के इसमें मतलब ऑनलाइन होके खेलने चले गए क्या सारे? देखो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से क्या लिखोगे? तीनों को कंबाइन करो। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। ये है इक्वेशन, मत डालो अभी, ठीक है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बताना। अभी तक की स्टेप क्या किया था हमने? एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसे k बोलेंगे। तो ये हो गया m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c।
अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों फॉर्मूले सही है, मतलब ये फॉर्मूला सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना चाहिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी कोई भी हो, बताया था आपको, डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L1T-2। के न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे छोड़ देंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। मास का क्या हो जाता है m1, पावर कितनी है a, g का क्या होता है L1T-2, पावर कितनी है b, h का क्या होता है, h हाइट मीटर सेंटीमीटर या फुट में मेजर होगी, तो ये लेंथ ही होती है एक तरह से, ये c हो गया। तो ये कितना हो जाएगा m1L1T-2 इक्वल टू m की पावर 1 में a का मल्टीप्लाई a, l की पावर 1 में b का मल्टीप्लाई lb, t की पावर -2b, इसी टाइप से l की पावर c। इन सबको कंबाइन करो, m1L1T-2, ये कितना हो गया, m की पावर a, l की पावर बेस सेम है b प्लस c, t की पावर -2b। बेटा आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलो, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। मास का एनर्जी, हाँ एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1L2 होता है बेटा, इसे L2 कर देना, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूले में L2 आता है। अब देखो, ये बताओ, इन्हें इक्वेट करना है, इक्वेटिंग पावर ऑफ एमएलटी की पावर को इक्वेट करो। अगर ये इक्वल का निशान है तो इसका मतलब है इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, जिसका मतलब है यहाँ पे m की पावर a है और यहाँ पे m की पावर 1 है, तो इसका मतलब a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसके बाद l की पावर यहाँ पे b प्लस c है, इस वाले पॉइंट पर l की पावर 2 है, तो जिसका मतलब ये हो गया b प्लस c किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यहाँ पे t की पावर -2b है और यहाँ पे t की पावर -2 है, तो इसका मतलब -2b किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो b की वैल्यू यहां से कितनी आई, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। b की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू कितनी है 1। अब एक काम करो, a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 4 इक्वेशन ये था, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो E कितना आ जाएगा, E आ जाएगा K M G। यहां पे देखिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार देख लो। यहां पर हमने क्या किया, यहां पे दोनों को इक्वेट किया था, इक्वेट करके वैल्यू कितनी आई, m की पावर यहाँ पे a था, m की पावर यहाँ पे 1 है तो a 1 के बराबर लिख दिया, l की पावर यहाँ पे b प्लस c है तो यहाँ पे l की पावर 2 तो b प्लस c किसके बराबर लिख दिया, 2 के बराबर लिख दिया। यहाँ पे t की पावर -2b है, यहाँ पे t की पावर -2 है तो -2b को -2 के बराबर लिख दिया। b की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, b की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट किया तो c की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 है, a b c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ABC की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट किया तो इक्वेशन ये बन गया। अब ये बताओ, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ K इज 1। पता कैसे चला K की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया mgh। यहाँ पे E का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो आप सिंपल सा E लिख लो या फिर पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, चॉइस आपकी है। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। बोलो बेटा, ये मेथड समझ में आ गया पूरा? अच्छा, एक काम करना, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन करके दिखाना इसी टाइप से। काइनेटिक एनर्जी का क्या बनेगा क्वेश्चन, if kinetic energy of a object is depends on mass of the object and speed of the object, then find out the formula of kinetic energy।
एक बार करके देखो आता है या नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला बताओ पहले। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? तो m का मतलब क्या होता है, मास, और v का मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, हाँ तो कर लो, तो पता है तुम्हें तो फॉर्मूला। तो आप इसी टाइप से इसे वेरीफाई करके देख सकते हो। कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला उठा लेना और इसी टाइप से करके देखना। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और टिपिकल टाइप की जो प्रॉब्लम है उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट है वो पूछ लो, पीछे वाले जो भी लेक्चर हुए उनमें कोई डाउट है वो पूछना चाहो तो वो डिस्कस कर लो। चॉइस आपकी है, जल्दी से बताओ क्या जानना चाहते हो, बोलो अब। क्लास, आवाज नहीं आ रही आपकी? कुछ पूछना है आपको या सारा कुछ आ गया? अरे हाँ ना तो बताओ कुछ। ओके, देखो सोलर डे होते हैं, इन्हें हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हें कई सारी क्वांटिटी बतानी बाकी है। लाइट ईयर क्या होता है वो नहीं बताए गए हैं, ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है वो नहीं बताया गया है। तो कई सारी डेफिनेशन है जो अभी बची हुई हैं, इन्हें अगले एक लेक्चर होगा इनके लिए पर्टिकुलर, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी स्टेटमेंट भी नहीं बताई गई है फंडामेंटल यूनिट की। ठीक है, ये सारा अभी पेंडिंग है, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक या दो लेक्चर में उसे फिनिश करेंगे। तो अभी होल्ड पे रखो उसे। और कोई प्रॉब्लम और बताइए, और कोई दिक्कत बेटा बोलो जल्दी से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ओके, लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू।